ज्वालामुखी के उस पार 10 बहुओं का आलीशान ससुराल। ओह, बड़ी सर्दी है। आज तो मेरा अजीब सा ही सर दर्द हो रहा है। क्यों भाभी? पता नहीं क्यों, मैंने तो आज ज्यादा घर का काम भी नहीं किया, बस बाजार से थोड़ी सी सब्जी लेने गई थी। बस तो इसी वजह से हो रहा है। हाँ शायद। हमारे रहने की जगह ही इतनी अजीब है। यहाँ से जरा सी दूरी पर ही इतना बड़ा ज्वालामुखी है और झील पार करते ही हमारा गांव। अब वैसे यहाँ झील और सर्दी के मौसम की वजह से तो ठंड रहती है, लेकिन कुछ लेने को जाओ तो ज्वालामुखी के पास से गुजरना पड़ता है और वहाँ इतनी गर्मी रहती है कि बस भगवान बचाए। ये तो आपने सही कहा भाभी, हमारा ससुराल ज्वालामुखी के ठीक उस पार है, जिसकी वजह से यहाँ रहने में दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन बस क्या करें, हमारे पुरखे यहाँ ये आलीशान महल बनाकर चले गए, इसीलिए रहना भी यहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ रहना पसंद ही नहीं है। ज्वालामुखी की वजह से यहाँ आसपास कोई सुविधा भी नहीं है। सर्दी हो या गर्मी, नदी और ज्वालामुखी को ही पार करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज लानी पड़ती है। हाँ, वो तो तुमने एकदम सही कहा। सभी बहुएं ऐसे ही बातें कर रही थी और अपनी दिल की बातों को बाहर ला रही थी। स्वरा, दीपा, हेमा, रूही, राशि, नीति, परी, डोरी, गौरी और तारा 10 एक अमीर परिवार की बहुएं थीं, जिनका आलीशान ससुराल ज्वालामुखी के उस पार था, जहां से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सभी बैठी हुई अपने दिल की बातें बोल रही थी। ऐसे ही बातों बातों में उन्हें नींद आ गई और अगले दिन, देखो, कल मैं और दीपा गए थे, तो आज तारा, गौरी और डोरी तुम चली जाना। लेकिन भाभी, जब आप कल गई थी तो फिर आज जाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब, सामान आप नहीं लाई थी क्या? थोड़ा सा सामान आने से रह गया था, तो अब वो तुम्हें ही लाना पड़ेगा। ये लो, ये लिस्ट ले लो, इसमें आने वाले 3 दिनों का सामान मैंने लिख दिया है। स्वरा के हाथ से लिस्ट लेकर तीनों छोटी बहुएं तारा, गौरी और डोरी बाहर आ गई। बाहर उनका छोटा सा गांव बसा हुआ था। हे भगवान, झील के पानी की ठंडी हवाओं की लहर यहाँ गांव की तरफ को ही चलती है। कितनी सर्दी है। भाभी, जल्दी जल्दी से चलो, सामान लाकर अपने घर में बैठेंगे। डोरी भाभी और तारा, जरा देखिए, ये हमारे ही गांव के लोग हैं ना, जो दक्षिण में रहते हैं। हाँ, है तो सही। ये सभी एक साथ कहाँ जा रहे हैं? जा रहे होंगे कहीं। आप क्यों इतना ध्यान दे रही हो? अरे हाँ, हो सकता है रिश्तेदारों में किसी की शादी हो या कुछ भी। इतना क्यों ध्यान दे रही हो? तारा और डोरी की बात सुनकर गौरी ने भी अपना ध्यान उन पर से हटा लिया और फिर वो तीनों अपने रास्ते चल निकली। छोटा गांव था। गांव को पार करते ही झील आ गई, जहां तीनों बहुएं रुक गईं। अभी तो सर्दी लग रही थी, अब पानी पीकर देखकर और चढ़ने लगी। अरे तारा, तुम भी ना बहुत ही ज्यादा डरती सहती हो। अरे नहीं, यहाँ आसपास आज तो कोई भी नाविक भी नहीं है जो हमें नदी पार करवा दे। डोरी भाभी, अब हम कैसे जाएंगे? इंतजार करो, कोई ना कोई नाविक तो आ ही जाएगा, नहीं तो फिर मुझे घर फोन करके नाव मंगवानी पड़ेगी। तीनों बहुओं ने काफी देर किनारे पर खड़े होकर नाव की राह देखी, लेकिन कोई नाव नहीं आई। अंत में डोरी को अपने आलीशान ससुराल से ही नाव मंगवानी पड़ी, जिसमें सवार होकर तीनों बहुओं ने नदी को पार किया। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। सही कहा, ये सब ज्वालामुखी की गर्मी है। मुझे ये जरा भी नहीं पसंद। आज का तापमान तो वैसे कुछ ज्यादा ही गर्म लग रहा है। जो भी हो, तारा, गौरी, जल्दी से आ जाओ। तारा और गौरी डोरी को बुलाने पर उसके पास चली गई, जहां से तीनों बहुओं ने ज्वालामुखी का रास्ता पार करना शुरू किया। वहां से आने जाने वालों के लिए ज्वालामुखी में ही सुरंग बना दी गई थी, जो कि काफी गर्म रहती थी, लेकिन लोगों को वहीं से निकलना पड़ता था। हे भगवान, बहुत गर्मी है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं किसी भट्टी के अंदर हूँ। डोरी भाभी, हिम्मत रखो, ये जगह तो ऐसे ही गर्म लगती है। अब बस हम बाहर निकलने ही वाले हैं। तीनों बहुएं ऐसे ही एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ रही थीं कि तभी गौरी को ज्वालामुखी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। अरे ये भला कैसी आवाज थी? क्या मेरे कान बजे? होगा शायद कुछ। गौरी, डोरी और तारा तीनों ने किसी तरह ज्वालामुखी के अंदर का रास्ता तय कर लिया और फिर वो सामान लेकर इसी तरह घर लौट आईं। कैसा रहा रास्ता? भाभी, बस पूछो नहीं, जरा सा रास्ता ही नानी दादी सब याद दिला देता है। मैं समझती हूँ। अच्छा, अब तुम कुछ देर को आराम कर लो, तब तक बाकी के काम हम लोग निपटा लेंगे। स्वरा के बोलने पर तारा, गौरी और डोरी तीनों ही आराम करने लगी और बाकी की सातों बहुओं ने बाकी घर के काम निपटा दिए। ऐसे ही दिन गुजर गया और अगली सुबह जब दीपा छत पर आई। ये क्या आधे से ज्यादा गांव खाली है, लेकिन कैसे? दीपा, दीपा नीचे आना। हाँ भाभी, आ रही हूँ। बोलिए। मेरे साथ जरा गेहूं छत पर रखवा दो। अभी स्वरा ने ऐसे बोला ही था कि तभी एक जोरों का लेकिन छोटा सा भूकंप आया।
आह, ये क्या था? कितना तेज भूकंप था भाभी। अचानक से भूकंप क्यों आ रहा है? भाभी, कल जब हम लोग ज्वालामुखी के ऊपर से सामान लेकर गुजर रहे थे तब वहां से भी अजीब अजीब सी आवाज आई थी। और भाभी, आज तो आधे से ज्यादा गांव खाली भी है। क्या बात है, समझो। अरे नहीं, इतनी जरूरी बात को तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या हो गया भाभी? क्या हो गया? तुम नहीं जानती, ये सुप्त ज्वालामुखी था, ये गांव का खाली हो जाना और ये भूकंप। तुम जानती भी हो कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है। क्या कहा? ज्वालामुखी का विस्फोट होने वाला है? हे भगवान भाभी, तो फिर अब हम क्या करें? क्या हम मर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें फोन लगाती हूँ। स्वरा ने अपने पति को फोन मिलाया जो दूसरे शहर में थे। सुनिए, देखिए यहाँ घर में भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी भी आवाज कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। हो सकता है ये विस्फोट की घड़ी हो। आप यहाँ आ जाइए और हमें ले जाइए ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ज्वालामुखी के आसपास रहने में ये सब होता रहता है। वैसे वो बस शांत ज्वालामुखी है तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। स्वरा के पति ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। 10 बहुओं का घर में दम निकलने को तैयार था। भगवान, मैं महसूस कर पा रही हूँ भाभी, तापमान बढ़ रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं हम डरो नहीं, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। हम सभी साथ हैं ना, तो कोई आफत, कोई भी चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 10 बहुएं बेचैन सी घर में घूमने लगी। धीरे धीरे तबाही की घड़ी नजदीक आ रही थी। सुनो तुम सभी, ऐसे घर में घुसकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो हम लोग छत पर चलते हैं। हो सकता है हमें बस गलतफहमी हुई हो और गांव से कोई भी गया नहीं हो। स्वरा अपनी तसल्ली के लिए सभी बहुओं के साथ छत पर आ गई और गांव देखने लगी। उनके आलीशान ससुराल की छत से सारा गांव दिखाई देता था, लेकिन आज गांव में ढूंढने पर भी कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अब सारी बहुएं परेशान हो रही थीं कि तभी छत पर से उन्हें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। ये तो शायद लोगों को आपातकालीन स्थिति में बचाने वाला हेलीकॉप्टर है। सुनो बहनों, सभी हाथ हिलाओ। सुनिए सुनिए। 10 बहुओं ने हाथ हिलाने के साथ साथ चिल्लाना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और उन्होंने उन सभी को बचा लिया। अरे आप 10 की 10 बहुएं काफी भाग्यशाली रही। विस्फोट से सिर्फ आधे घंटे पहले बचाया हम लोगों ने आपको, वरना अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो जितना खतरनाक विस्फोट हुआ था ना, आपकी अस्थियां भी नहीं मिल पाती। भाई साहब, आप 10 इनके पति हो, आपको अपनी बीवियों का ख्याल रखना चाहिए। जिस जगह आप रह रहे थे वो बेहद पिछड़ी हुई जगह थी। ऐसी जगहों पर आज के दौर में कोई नहीं रहता है। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हम अब सब समझ गए हैं। समझ गए हैं तो अब आप जा सकते हैं। 10 बहुएं उस खतरनाक हादसे से बच गई थीं, जिससे कि अब उनके पतियों को भी अकल आई थी। 10 बहुओं के पतियों ने अब सुरक्षित और सुविधा वाली जगहों पर अपने अपने मकान बनाए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। आज तो सोने की रसोई में हम लोगों की दावत है, शाही पकवान, वो भी सोने के बर्तनों में खाकर मजा आने वाला है। सुमित्रा के रिश्तेदार सोने की रसोई में सोने के बर्तनों में शाही पकवान खाने पहुंचते हैं और कुछ ही देर में आलीशान घर से बाहर निकलते हुए, अरे पहले पता होता मुझे कि सोने की रसोई में शाही पकवान का नतीजा ये है तो मैं कभी नहीं आती। इससे अच्छा तो हम किसी गरीब के घर दावत में चले जाते, आराम से बैठकर खा तो लेते। अरे हमारी हिम्मत मारी गई थी जो हम इस सोने की रसोई में खाना खाने आए। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? उस सोने की रसोई में जो सरला और बिमला सोने की रसोई में बने शाही पकवान को छोड़कर उसे भला बुरा कह रहे थे। आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, रात के बचे हुए थोड़ी से आलू थे तो मैंने उनको ही रोटी में भर के आलू के पराठे बना दिए हैं। मिट्टी के बर्तनों में और इस ठंड में आलू के पराठे बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं तूने, और तेरे हाथ के खाने को मैं तो उंगलियां चाट चाट के खाती हूँ। गायत्री बहुत ही गरीब घर की होती है और वह मिट्टी के घर में रहा करती थी और उसका रसोई भी मिट्टी का ही था और वह मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। वहीं दूसरी तरफ आरती की पड़ोसन मेघना, जिसकी रसोई सोने की थी और वो बहुत ही आलीशान घर में रहती थी। तभी मेघना सोने की रसोई में सोने के बर्तन में खाना पड़ोस के अपने सास ससुर और बच्चों को खिलाती है। बहू, तेरे हाथ से तो इन सोने के बर्तनों में शाही पकवान की भी बेइज्जती हो रही है। तू इतना गंदा खाना कैसे बनाती है? इसमें तो ना स्वाद है, ना नमक, ना मिर्ची, बस उबाल कर खाना रख दिया है। हाँ मम्मी, कितना गंदा खाना बनाया। इससे ज्यादा तो मेरा दोस्त है गुल्लू है, वो भी बहुत ही अच्छा खाना लाता है। उसकी मम्मी मिट्टी के टिफिन में खाना डालकर देती है और वो इतना स्वादिष्ट होता है। चुप कर चिंकी, तू फिर से उस गरीब मिट्टी की रसोई वाली औरत की बात करने लग गई। तुझे कितनी बार कहा है कि तुम रईस हो, तुम सोने की रसोई का खाना खाती हो, तुम आलीशान घर में रहती हो और आज से तुम उस गरीबों के घर का खाना नहीं खाओगी।
जब सोने की रसोई में शाही पकवान में इस तरीके का खाना बनेगा तो बच्चे तो बाहर खाना खाएंगे ही। बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, शीतल हवाएं बह रही होती हैं। जहां आरती देखती है कि उसकी मिट्टी का चूल्हा पूरी तरह ओस से भीग चुका है, लेकिन आरती की रसोई ही मिट्टी की होती है, जिस वजह से उसके पास इसी चूल्हे में खाना बनाने के सिवा और कोई उपाय नहीं होता। इसलिए वह उस गीले चूल्हे में कुछ लकड़ियों को डालकर जलाती है, जिसमें से बहुत तेज काला धुआं निकलता है। तभी वहां पर मेघना आती है। इस गरीबी में, इस मिट्टी की रसोई में तुम कैसे रह लेती हो आरती? और किस तरह से ये काला धुआं तुम्हारे बदन को काला कर रहा है? इससे अच्छा तो लाख गुना मेरी सोने की रसोई है, जहां पर आलीशान सोने के बर्तन हैं, और तुम्हारे तो बर्तन भी ये मिट्टी के हैं। ज्यादा जोर से बारिश आई तो तुम्हारी मिट्टी के बर्तन ही बह जाएंगे। मेघना, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं अपने इस मिट्टी की रसोई में और इस मिट्टी के घर में बहुत खुश हूँ। तुम जा सकती हो। हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ, और मैं तो यहाँ एक सेकंड रुक भी नहीं सकती। मेरे लिए सोने की रसोई बहुत अच्छी है। अपने पड़ोस की गरीब आरती से बहस करके मेघना अपने घर आती है, जहाँ उसकी सास सुमित्रा कहती है, सुन मेघना बहू, कल इस आलीशान घर में सोने की रसोई में सोने के बर्तनों में शाही खाना खाने के लिए मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। तुझे पहले ही समझा देती हूँ कि खाना स्वादिष्ट ही बनना चाहिए। हाँ ठीक है माँ जी। रिश्तेदार जो दावत में आने वाले होते हैं वो रास्ते में बातें कर रहे होते हैं। आज तो आलीशान घर में सोने की रसोई में सोने के बर्तनों में शाही पकवान खाने को मिलेगा। मैंने तो सुबह से ही कुछ नहीं खाया, पेट भर के वही खाऊंगी। हाँ सरला, आज मैं अभी सोने की रसोई के सोने के बर्तनों में ही खाना खाऊंगी। आलीशान पकवान खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में सुमित्रा के रिश्तेदार उसके घर पहुंचते हैं। बहू सोने के बर्तनों में सबके लिए खाना लगाती है, और जैसे ही रिश्तेदार खाने का पहला निवाला अपने मुंह में लेते हैं कि तभी सरला खाने को मुंह से फेंकते हुए कहती है, जी जी जी, कितना गंदा खाना बनाया है। आज से पहले मैंने इतना गंदा खाना कभी नहीं खाया। सुमित्रा, तेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता क्या? और सभी लोग डाइनिंग टेबल से उठकर दरवाजे के पास आते हैं। रुकिए तो प्लीज, थोड़ा सा तो खाकर जाइए। अरे अपने सोने के रसोई और सोने के बर्तनों के पकवान तो ही खा, सुबह से भूखे हैं। अगर पता होता ऐसा खाना मिलेगा तो हम तो कभी नहीं आते सुमित्रा तेरे घर पर। सरला और विमला वहां से गुस्से में घर से बाहर आ जाते हैं, जहां दूसरी तरफ आरती ठंडी हवाओं में ठंड से कांपते हुए मिट्टी के चूल्हे पर आलू की सब्जी और पूरी और चटनी बना रही होती है, जिसकी खुशबू सरला और विमला के नाक में जारी होती है। तभी सरला कहती है, विमला, तेरे नाक में ना खाने की बहुत तेज खुशबू आ रही है कि नहीं? कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रहा है और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे तू चलना, तू चिंता क्यों करती है? देखते हैं ये खाना कहाँ बन रहा है, और भूखे को तो हर कोई खिलाता है। तभी दोनों थोड़ा आगे आगे आते हैं, जहां आरती मिट्टी के रसोई में चूल्हे पर खाना बना रही होती है, और तभी विमला से रहा नहीं जाता और ना चाहते हुए भी वो कह देती है, तुम्हारे मिट्टी के रसोई और मिट्टी के चूल्हे पर बनते खाने की खुशबू बहुत तेज आ रही है, जिससे मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे तो आइए ना, इसमें क्या बड़ी बात है, आइए मैं आप लोगों को भी अभी खाना परोसती हूँ। आरती अपनी मिट्टी की रसोई में से मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाकर सरला और बिमला को खाना परोसती है, और दोनों ही खाना खाकर बहुत खुश होती हैं। दोनों खाना खा ही रही होती हैं कि सुमित्रा वहां पर उनको खाना खाते हुए देख लेती है। तभी सरला सुमित्रा को सुनाते हुए कहती है, अरे खाने में स्वाद होना चाहिए, फिर वो सोने के बर्तन में हो या मिट्टी के बर्तन में। अगर खाने में स्वाद ही नहीं है तो क्या सोना और क्या मिट्टी। ऐसा ही कह रहे हो तुम सरला? सुमित्रा गुस्से में दमदमाती हुई अपने घर में आती है और अपनी बहू को सुनाते हुए कहती है, तुमसे लाख गुना अच्छी तो वो गरीब आरती है, जो मिट्टी के घर में मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती है, और इतनी कड़ाके की ठंड में भी वो अपने परिवार को स्वादिष्ट खाना बना कर खिलाती है। माँ जी, आप मुझे उस गरीब से कंपेयर मत कीजिए, मेरी एक अलग पर्सनालिटी है। ये क्या पर्सनालिटी है तेरी, जो तू दो जने को एक अच्छा खाना बनाकर भी नहीं खिला सकती? तेरे पास तो सारी फैसिलिटी है, सोने की रसोई या आलीशान घर में तू रहती है, लेकिन तू फिर भी अपने घर वालों को 2 वक्त का अच्छा खाना बनाकर नहीं खिला सकती। अपनी सास की बात सुनकर मेघना को बहुत गुस्सा आता है, और वह गुस्से में आरती के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी चिंकी, गुल्लू दोनों मिट्टी के घर पर जमीन पर बैठकर मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खा रहे होते हैं, जिसे देखकर मेघना को बहुत तेज गुस्सा आता है, और वो खींचकर एक चाटा अपनी बेटी के गालों पर लगाती है, और उसकी छोटी सी चिंकी बहुत तेज तेज रोने लगती है। मेघना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पास जरा भी तरीका नहीं है क्या कि बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? तुम जैसी गरीब औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने घर में बिठाकर खिलाने की? अरे मैंने तुम्हारी बेटी को खाना खिलाया है,
ये एक माँ की ममता है, लेकिन तुमने उसको इस चीज के लिए चांटा मारा। अरे अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है ना तो तुम अच्छा खाना बनाना सीखो। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। आपने तो इतना कच्चा खाना बनाया था जिससे खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा था। फिर मुझे आरती आंटी ने खाना बनाकर खिलाया। मुझे माफ कर दो आरती, इस आलीशान घर और सोने की रसोई ने मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी थी, जिस वजह से मुझे मेरी कमियां दिखनी ही बंद हो गई थी। कोई बात नहीं मेघना, अच्छा बुरा समय सबके साथ आता है, लेकिन अपनी कमियों पर काम करते रहना चाहिए। आरती, तुमने मेरे बच्चे की भूख मिटाई है और मुझे मेरी गलती का एहसास भी करवाया है, और इसलिए अब तुम इस मिट्टी के घर में नहीं रहोगी। मेरे आलिशान घर के बगल में छोटी सी प्रॉपर्टी है, आज से तुम और तुम्हारा परिवार वहीं रहेगा और तुम मेरे घर पर आकर 2 वक्त का खाना बनाओगी ताकि मैं भी खाना बनाना सीख जाऊं। आरती को अब रहने के लिए अच्छा घर मिल जाता है और वह मेघना के आलिशान घर में 2 वक्त का खाना बनाती थी, और देखते ही देखते मेघना को भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आ जाता है। तभी एक दिन उसकी सास खाना खाते हुए कहती है, आज पहली बार मुझे मेरे सोने की रसोई में सोने के बर्तन में शाही पकवान खाने को मिला है, जो कि बहुत स्वादिष्ट है मेघना बहू।